स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम रश्मि है। मेरी शादी मेरी दोस्त के भाई के साथ हो गई थी। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी शादी जिस इंसान के साथ होने जा रही है वह भी मुझे पसंद करता है और मेरी दोस्त भी मुझे अपनी भाभी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं जानती थी कि उस घर में मुझे बहुत प्यार मिलेगा और फिर वो लड़की जो मेरी बचपन की सहेली थी अब वो मेरी ननद बनने जा रही है। इस तरह तो हम दोनों सहेलियों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जानी थी। मेरी शादी हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। शादी की रात मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि कमरे में आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सुबह सुबह का समय था और मैं छत पर पौधों में पानी डालने के लिए गई हुई थी। हालांकि गर्मी का टाइम था, धूप बहुत तेज़ हो रही थी। मेरी मम्मी ने मुझे छत पर जाने से मना किया था लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आई। मम्मी कहती थी कि पौधों में पानी शाम के टाइम पर डाल दिया करो क्योंकि सुबह के टाइम तेज़ धूप होती है। वैसे भी गर्मी के दिन चल रहे थे लेकिन मैंने अपनी मम्मी की कोई बात नहीं सुनी और मैं जब छत पर पौधों को पानी देने के लिए आ गई थी, अभी मैं अपने काम में मगन थी जब अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई थी। न जाने किस समय मेरी मम्मी ने आकर मुझे देखा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में मौजूद थी और मेरे हाथ में ड्रिप लग रही थी। मैंने देखा तो मम्मी की आंखों में आंसू थे क्योंकि मम्मी का इस दुनिया में हम दोनों भाई बहन के अलावा कोई भी नहीं था। पापा तो हम लोगों को काफ़ी समय पहले ही छोड़कर चले गए थे। अपने दोनों बच्चों को मम्मी ने अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। भैया भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मेरे भैया दुबई में नौकरी करने के लिए गए हुए थे और मम्मी ने मेरी तबीयत ख़राब के बारे में उनको बता दिया था। जैसे ही मैं होश में आई तो मम्मी ने मेरी भैया से फ़ोन पर बात करवा दी थी। भैया बार बार मुझसे यही कह रहे थे कि तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अभी भैया की कॉल कटी ही थी कि इतनी ही देर में मेरी दोस्त शालू मुझसे मिलने के लिए आ गई। उसे भी मेरी तबीयत के बारे में पता चल गया था। उसने मेरी तरफ परेशान होते हुए देखा और कहने लगी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल रिसीव ही नहीं कर रही हो। मैं जब तुम्हारे घर गई तो पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और आंटी तुम्हें इमरजेंसी में अस्पताल लेकर आ गई है। मैं तो परेशान ही हो गई थी। मैंने शालू से कहा कि कुछ नहीं, बस मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बेहोश हो गई। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी डॉक्टर ने क्या बताया है? तो मम्मी कहने लगी कि कुछ नहीं बेटा, बस डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी बेटी बहुत कमज़ोर है, उसे धूप में ना निकलने दिया जाए। मगर तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं हो। मम्मी शालू की तरफ देखते हुए कहने लगी कि बेटा अब तुम ही अपनी इस दोस्त को कुछ समझाओ। मैंने इसे कई बार मना किया है, धूप के समय पौधों में पानी डालने के लिए मत जाया करो, मगर ये फिर भी अपनी मनमानी करती है। मम्मी की बात सुनकर शालू भी मुझ पर बरसने लगी और कहने लगी कि तू सच में किसी की बात नहीं मानती है यार। शालू मेरे लिए मेरी दोस्त नहीं बल्कि बिल्कुल मेरी सगी बहन की तरह थी। भगवान ने भले ही मुझे कोई बहन नहीं दी थी लेकिन शालू ने हमेशा से ही मेरा एक बहन की तरह ख्याल रखा था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही कॉलेज से हम दोनों ने पढ़ाई कंप्लीट की थी। हम दोनों की दोस्ती से तो हमारे ग्रुप की सारी लड़कियां जलती थी। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं जॉब करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी अचानक चौंक गई और कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने जॉब करने की बात कही, तुम जानती हो ना अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है और अब क्या तुम दोबारा से अपनी तबीयत ख़राब करना चाहती हो? मैंने कहा मम्मी आपको भी तो पता है कि जॉब करना मेरा सपना है। आखिर इतनी पढ़ाई आपने मुझसे क्यों करवाई थी? ना तो मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाई हूँ और अब आप मुझे जॉब करने भी नहीं दे रही हो। मेरे ज़्यादा जिद करने पर मम्मी कहने लगी कि बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जॉब कर लेना, मगर अभी नहीं, कुछ समय के बाद जब तुम्हारा भाई दुबई से वापस आ जाएगा तो मैं उससे बात कर लूँगी। अगर वो हाँ कह देता है तभी मैं तुम्हें जॉब करने की परमिशन दूँगी। मैं जानती थी कि मैं अपने भैया से तो जॉब करने की परमिशन चुटकियों में ले सकती हूँ क्योंकि मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने मेरी बात को रद्द नहीं किया
बल्कि मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। अब मैं जॉब पर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले मुझे अपना इंटरव्यू देना था। 1-2 जगह मैंने जॉब के लिए ट्राई किया था और फिर एक जगह पर मेरी नौकरी भी पक्की हो गई थी। अब शालू को ये बात पता चली तो शालू भी बहुत नाराज़ हुई थी कि तुम जॉब पर क्यों जा रही हो? भगवान का दिया तुम्हारे घर में सब कुछ है। तुम जानती हो कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और इन दिनों तुम्हारी भी तबीयत खराब हो चुकी है, तो फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? मैंने शालू से कहा, मुझे अपना सपना पूरा करना है, बस मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। शालू बातों ही बातों में मुझसे कहती थी कि अगर भैया को ये बात पता चल गई तो वो कभी भी तुम्हारी जॉब के लिए राज़ी नहीं होंगे। शालू का कहना था कि उसके भाई मुझे पसंद करते हैं, मगर मैं उसके भाई को पसंद नहीं करती थी। वो शुरू से ही चाहती थी कि मेरी शादी उसके भाई के साथ हो, क्योंकि शालू की और मेरी दोस्ती बचपन से ही थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को मौका मिले हम दोनों के बीच बातें बनाने का, मगर शालू का कहना था कि एक दिन मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाकर ही रहूँगी। मैं अभी शालू की भाभी नहीं बनना चाहती थी और वैसे तो मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि मैं जॉब करना चाहती थी। मैंने सोच रखा था कि लगभग 5 साल तक तो मुझे जॉब करनी ही है और मैं इस बात का फ़ैसला अपने दिल में कर चुकी थी। मम्मी तो मेरी जॉब के ख़िलाफ़ थी, मगर फिर भी मैं उनको इग्नोर करके जॉब पर जाने लगी थी। अभी मुझे जॉब पर गए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि अचानक मुझे मम्मी के मुंह से खबर सुनने को मिली, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने मम्मी से कहा कि आप ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मम्मी कहने लगी कि हाँ बेटा, ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, मम्मी आप तो जानती हो ना कि मैं पूरे 5 साल तक नौकरी करना चाहती हूँ और इस बीच आपको मेरा कहीं से रिश्ता भी नहीं लेना है। मम्मी कहने लगी कि लेकिन तुम्हें मेरी बात रखनी होगी और ये लड़का तुम्हारे भाई को भी बहुत पसंद है। मम्मी के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा उदास चेहरा देखकर मम्मी कहने लगी कि बेटा, क्या तुम अपनी मम्मी की खुशी के खातिर शादी नहीं कर सकती? क्या तुम अपनी आंखों में इस जॉब के सजे हुए सपने को अपनी मम्मी के लिए तोड़ नहीं सकती? मैंने मम्मी से कहा, मम्मी लेकिन। मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा दिया और कहने लगी कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का तलाश किया है वो बहुत अच्छा है और तुम उसके घर में सारी ज़िंदगी बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा, अच्छा तो आपने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया मुझसे बिना पूछे? मम्मी कहने लगी, अब इसमें तुमसे पूछने वाली क्या बात है? चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जिस लड़के से मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शालू का भाई सुमित है। मम्मी की बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं समझ गई थी कि इस रिश्ते में ज़रूर शालू का हाथ होगा। मैंने मम्मी से कहा, मैं शालू की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। वो बातों ही बातों में मुझसे कहती है ना कि तुम्हारी शादी अपने भाई के साथ करवाऊंगी, इसलिए उसने अपने भाई के रिश्ते की बात आपके दिमाग में डाली होगी। मम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, उसकी मम्मी खुद हमारे घर चलकर तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आई थी, तो मैंने भी मना नहीं किया और मैं खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। दरअसल सुमित तुम्हें पसंद करता है। उसने अपनी मम्मी से बोल दिया है कि वो अगर शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे ही करेगा, वरना कहीं नहीं करेगा। मम्मी की बात सुनकर अचानक मैं चौंक गई थी। क्या सच में शालू का भाई मुझसे इतना प्यार करता था? फिलहाल अब जो भी था, जैसा भी था, दोनों परिवारों की मर्जी के खातिर मैंने अपने सपने को तोड़ दिया था और फिर शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी शादी पर कोई खुश हो या ना हो, मगर मेरी दोस्त शालू बहुत ज़्यादा खुश थी। इतनी खुश कि बार बार मुझे खुशी से गले लगा रही थी और कह रही थी कि मेरी सालों की तमन्ना पूरी हो गई। मैं तुम्हें अपनी भाभी के रूप में देखना चाहती थी। आखिर सुमित भैया मेरे इकलौते भाई हैं। दुबई से मेरे भाई भी मेरी शादी में शामिल होने के लिए आ गए थे। शालू की फैमिली में 4 मेंबर थे, वो भी 2 भाई बहन और मम्मी पापा थे। हाँ, बस फ़र्क इतना था कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। शालू के मम्मी पापा भी इस शादी से बहुत खुश थे। उन लोगों ने मेरा अच्छे तरीके से स्वागत किया था। मेरी मम्मी को पूरा भरोसा था कि इस घर में उनकी बेटी बहुत खुश रहेगी, इसलिए वो आसानी से इस रिश्ते के लिए मान गई थी। और वैसे भी शालू के घर वाले बहुत अच्छे लोग थे और खाते पीते लोग थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं और सुमित शादी के बंधन में बंध गए थे। पहले मैंने कभी सुमित से ढंग से बात तक नहीं की थी,
मगर अब वो मेरा पति बन गया था। मैं उसे पाकर खुश हो रही थी। वो एक अच्छा इंसान था। शालू ने मुझे अच्छे से तैयार करके कमरे में बैठा दिया था। मुझे सुमित से बात करने की बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि रिश्ता लगने के बाद भी हम दोनों शादी से पहले भी एक दूसरे के सामने अनजान बनकर आते थे। अब मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी, इसलिए मैं उससे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मुझे अपनी मम्मी से अलग होने का भी बहुत अफसोस था, क्योंकि अब घर में सिर्फ मेरी मम्मी रह गई थी। मेरी मम्मी भी ज़्यादातर बीमार रहती थी, जबकि भैया तो शादी के कुछ दिनों बाद ही दुबई चले जाने वाले थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी भी मेरे मायके जाने से रोक टोक नहीं करेंगे। पहले भी मैं शालू के घर पर बहुत आती थी और अब मैं इस तरह से अपने मायके जाया करूँगी। मैं बहुत खुश हो रही थी। मेरी आंखों में सुमित के लिए ढेर सारे सपने थे और मन ही मन सोच रही थी कि अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। अब तो हम दोनों के बीच की बात ही कुछ और होगी। मैं दुल्हन बनी हुई अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल धड़कने लगा और मेरी नज़र फ़ौरन ही कमरे के दरवाजे की तरफ गई। तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि दरवाजे से मेरा पति नहीं बल्कि मेरी दोस्त शालू अंदर आ रही है। मुझे लगा शालू को शायद कुछ काम होगा। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। मैं शालू से बातें कर तो रही थी, मगर मेरा ध्यान बार बार अपने पति की तरफ जा रहा था कि ना जाने कब शालू उठकर यहाँ से जाएगी और उसका भाई कमरे के अंदर आएगा। मगर शालू तो मेरे कमरे में जमकर ही बैठ गई थी। उसको मेरे कमरे में बैठे हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे, मगर वो मेरे कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही उसका भाई कमरे के अंदर आया था। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने मजाक में शालू से कह ही दिया था कि क्या मैं अपनी शादी की पहली रात तुम्हारे साथ गुजारूं? अब जाओ भी यहाँ से और अपने भाई को अंदर भेजो। मेरी बात सुनकर शालू हंसने लगी थी। इतनी ही देर में कमरे के अंदर उसका भाई आ गया और अब मैंने कहा कि चलो अब यहाँ से उठो, अब मुझे तुम्हारे भैया के साथ बातें करनी हैं। शालू कमरे से बाहर चली गई थी और उसका भाई मेरे पास बैठ गया था। सुमित जब मेरे पास में बैठा तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। उसने मेरे करीब बैठकर मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देने लगा और मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगा। वो कह रहा था कि मैं तो तुम्हें पहले से ही पसंद करता था, मगर मम्मी मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी। तुम्हें पता है, हम दोनों को मिलवाने में मेरी लाडली बहन शालू का हाथ है। वो कहने लगा कि तुम जानती हो ना कि शालू मेरी कितनी लाडली बहन है। बचपन से लेकर आज तक हमने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है और अब तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी भाभी बन गई। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम हमारे घर में सबका दिल जीत लोगी और सबका बहुत ख्याल रखोगी। मैंने सुमित को भरोसा दिलाया कि ऐसा ही होगा। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाज़ा बजने लगा। मेरा पति कहने लगा कि मैं देख कर आता हूँ दरवाजे पर कौन है। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि फिर से शालू आ गई थी और अब की बार फिर से वो बिस्तर पर आकर बैठ गई थी और अपने भाई से कहने लगी कि भैया प्लीज़ आप मेरे कमरे में सो जाओ, मुझे आज अपनी दोस्त से ढेर सारी बातें करनी हैं। आखिरकार मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी मेरे घर में हुई है। मेरा पति हैरानी भरी नज़रों से उसे देख रहा था, जबकि मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। शालू हम दोनों का लटका हुआ चेहरा देखकर शायद समझ रही थी कि वो हम दोनों के बीच आ गई है। फिर उसने कहा कि दरअसल मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। प्लीज़ भैया आप आज की रात मेरे कमरे में सो जाओ ना और मैं यहाँ अपनी भाभी के पास सो जाती हूँ। मेरे पति ने तो अपनी बहन की एक ही बात पर सर हिला दिया था और वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि शालू मेरी ही बराबर में मेरे पति की जगह पर लेट गई थी। शालू को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसे ये भी समझ नहीं आई कि आज तो उसकी दोस्त और उसके भैया की शादी की पहली रात थी और शादी की पहली रात तो हर इंसान के लिए बहुत ही स्पेशल होती है। मेरा सारा मूड ख़राब हो गया था, इसलिए मैं करवट बदल कर सो गई थी, जबकि शालू भी बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। अगले दिन सुबह का समय हुआ तो शालू मेरे कमरे से चली गई थी और उसने मुझे तैयार होने के लिए बोल दिया था। मैं भी फ्रेश होकर अच्छे से तैयार हो गई थी और फिर हम सब लोगों ने एक साथ नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद शालू ने मुझे फ़ौरन दवाई दी और कहने लगी कि ये लो रश्मि, दवाई खा लो। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उसे मेरी दवाई मेरी मम्मी ने ही फ़िक्र से दी होगी।
क्योंकि कमज़ोरी की शिकायत मुझे काफ़ी समय से हो रही थी। इसलिए मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था और यहाँ आते समय मैं दवाई लाना भूल गई थी। इसलिए मम्मी ने शालू को मेरी दवाई दे दी थी। यहाँ पर शालू मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी। टाइम टू टाइम मुझे दवाई दिया करती थी। दोपहर के टाइम तो वो मेरे कमरे में आ गई थी और मेरी टांगें दबाने लगी थी। उसने अपनी मम्मी से साफ मना कर दिया था कि रश्मि अभी घर का कोई काम नहीं करेगी, वह अभी नई नवेली दुल्हन है। हालांकि मेरी सास भी ऐसी औरत नहीं थी जिसने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया हो। इस घर के सारे ही लोग मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। अगली रात हुई तो मुझे फिर से अपने पति का इंतज़ार हुआ, क्योंकि कल रात हम दोनों के बीच की बात अधूरी रह गई थी। मेरे पति के ऑफिस में काम ज़्यादा था, इसलिए उसने अपनी शादी के अगले दिन से ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। रात के टाइम पर जब मेरा पति फिर से कमरे के अंदर आया और मेरे करीब बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगा, मैं भी आज अपने पति को अपने दिल का हाल सुनाने वाली थी। क्योंकि अभी तक मैंने भी सुमित को ये नहीं बताया था कि पहले मैं तुम्हें भले ही पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। अभी हम दोनों के बीच रोमांटिक सिलसिला शुरू ही हुआ था कि अचानक फिर से शालू मेरे कमरे के अंदर आ गई और आज तो उसने हद ही कर दी थी। आज वो अपने भाई और मेरे बीच में बैठ गई थी और कहने लगी कि आइए भैया, हम तीनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। वो अपने हाथ में लूडो लेकर आई थी। मेरा पति उसे देखकर हंसने लगा और कहने लगा कि रात के इस टाइम तुम ये किस तरह की बचकानी वाली हरकतें कर रही हो। शालू कहने लगी, भैया आप नहीं जानते, सारा दिन मैंने इंतज़ार किया कि कब आप घर आओ और हम तीनों मिलकर गेम खेलें। आज फिर से शालू की ऐसी हरकत देखकर मेरा मूड ऑफ हो गया था। फिलहाल अपने पति के और शालू के इतना जिद करने पर मैं लूडो खेलने के लिए बैठ गई थी। एक गेम पूरा हो गया था जिसमें मेरा पति जीत गया था और हम दोनों हार गए थे, मगर शालू की जिद थी कि वो जीत कर रहेगी, इसलिए वो दोबारा से गेम शुरू करने की जिद कर रही थी। दूसरी बार में भी मेरा पति ही जीत गया था और हम दोनों फिर से हार गए थे। उसने फिर से गेम रिपीट करने के लिए कहा। उसने कहा था कि जब तक मैं जीत नहीं जाती तब तक गेम ख़त्म नहीं होगा। मेरा पति हंसकर उसे कहने लगा, तुम ये कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। शालू अपने भाई की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी कि भैया, मैं तो आपके लिए हमेशा बच्ची ही रहूँगी, इसलिए हरकतें भी बच्चों वाली ही करूँगी ना। आपको नहीं पता कि मैं कितने सालों से ये सपना देख रही थी कि आप दोनों एक हो जाओ और मैं आपके साथ इस तरह के हसीन पल गुजारा करूं। लूडो खेलते खेलते हमें रात के 2 बज गए थे। शालू थी कि हमारे कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे पति की आंखों में मैंने देखा था कि उनको नींद आने लगी थी, क्योंकि वो सुबह सवेरे उठते थे। उन्होंने शालू से कहा कि अब लूडो रख दो, अब हम कल खेलते हैं, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और तुम्हारी भाभी को भी नींद आ रही होगी। शालू कहने लगी कि हाँ भैया, लेकिन आप आज भी मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि मुझे आज भी कमरे में डर लग रहा था। न जाने क्यों रात के 8 बजते ही मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। प्लीज़ भैया, सिर्फ आज रात। और अपनी बहन की बात मानते हुए मेरा पति आज फिर से कमरे से बाहर निकल गया था और शालू मेरे पति की जगह पर लेटकर सो गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि शालू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है या फिर वो सच में बचकानी हरकत कर रही है। फिलहाल अगले दिन मेरा पति सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद मेरे कमरे में आकर मुझसे थोड़ी देर बातचीत करता रहा और उसके बाद वो ऑफिस चला गया था, क्योंकि सुबह होते ही शालू मेरे कमरे से निकल जाती थी और उसके निकलने के बाद मेरा पति कुछ देर के लिए मेरे पास आ जाता था। आज मेरे पति ने कहा था कि शाम को तुम तैयार रहना, हम दोनों पति पत्नी कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे। मैं भी अपने पति की बात सुनकर खुश हो गई थी और फिर इस तरह शाम को जब मेरे पति जल्दी ऑफिस से घर आ गए तो हम दोनों पति पत्नी घूमने के लिए चले गए थे। रात के लगभग 11 बजे हम लोग घर पर आए थे। खाना तो हम लोग खा कर ही आए थे, बस हैवी कपड़े पहनने की वजह से मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैं कपड़े बदलकर अभी बाथरूम से बाहर आई ही थी कि ये देखकर मैं दंग रह गई कि शालू फिर से मेरे कमरे में बैठी हुई थी और अपने भाई के साथ लूडो खेल रही थी। शालू कहने लगी कि रश्मि, जल्दी से आ जाओ, ये गेम पूरा होने वाला है, उसके बाद दोबारा से गेम स्टार्ट करते हैं। शालू के बात से आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या उसका आज भी इरादा था कि वो मेरे कमरे में रुकना चाहती है? और फिर ऐसा ही हुआ था। उसने फिर से अपने भाई से वही बात दोहराई थी और वो आज
फिर से मेरे कमरे में सो गई थी। न जाने शालू को क्या हो गया था। वो तो हर बात को अच्छी तरह से जानती थी, तो फिर वो मुझे मेरे पति के साथ वक्त गुजारने का मौका क्यों नहीं दे रही थी। फिर मैंने दिमाग लगाया कि अगर शालू हम दोनों पति पत्नी को वक्त गुजारने का मौका नहीं देना चाहती, तो फिर वो आज हम दोनों के साथ घर से बाहर भी तो जा सकती थी। मैं चाह कर भी उससे नाराज़गी जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी और फिर वो अपने भाई के पीछे मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। इस तरह कई दिन गुजर गए थे और अभी तक मेरी अपने पति के साथ अकेले में कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। मेरी शादी को 20 दिन गुजर गए थे और इन पूरे 20 दिनों तक शालू मेरे साथ ही सो रही थी। 2 दिन के लिए मैं अपने मायके मम्मी के पास चली गई थी। वहाँ जाने के बाद मैंने मम्मी को भी सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी कि बेटा, शालू की बात का बुरा मत मानना। शालू अगर तुम्हारे कमरे में सो रही है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन मेरी मम्मी भी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी और डिटेल से मैं उनको सब कुछ बता नहीं सकती थी। मम्मी ने भी शालू की साइड ली थी और मुझसे कहा था कि दवाई टाइम पर लेती रहना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा इलाज 2.5 साल तक चलना है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा इलाज चलते हुए 2 साल गुजर गए हैं, जबकि 6 महीने अभी बाकी रह गए हैं। तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। ससुराल में रहते हुए मुझसे ज़्यादा ख्याल तो मेरा शालू रख रही थी। उसने मुझे अभी तक घर का कोई काम नहीं करने दिया था। हालांकि उसकी मम्मी कहती भी थी कि रश्मि भले ही तुम्हारी दोस्त है, मगर अब वो इस घर की बहू बन चुकी है। आखिर बहू कब तक घर के काम नहीं संभालेगी। क्या तुम उसकी सेवा करने के लिए उसे इस घर में बहू बनाकर लाई हो? बस बहुत हो गया। अब उसे कमरे से निकलकर गृहस्थी संभालनी होगी। मैंने कई बार सुना था कि शालू मेरी वजह से अपनी मम्मी से बहस कर लिया करती थी और उनसे यही कहती थी कि रश्मि घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर वो इस घर की बहू बन गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इस घर की बहू ही समझा जाए। जबकि वो अपने पापा से भी अपनी मम्मी की शिकायत कर दिया करती थी। अंकल भी शालू की मम्मी को डांट देते थे और कहते थे कि बहू और बेटी में कभी फ़र्क मत करना। मेरे लिए मेरी बहू मेरी बेटी समान है। अपने पति की डांट पर शालू की मम्मी खामोश हो जाती थी, मगर ना जाने क्यों शालू को मेरी इतनी फ़िक्र लगी रहती थी। बार बार वो मेरे कमरे में आकर मुझे कुछ न कुछ खाने पीने का सामान दे जाती थी, मेरी टांगें दबाती थी, कभी मेरा सर दबाने को कहती थी। मैं उसे मना भी किया करती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे सारे काम करती रहती थी और मुझे समय पर दवाइयाँ भी खिला दिया करती थी। अगर उसके अंदर कोई कमी थी तो वो सिर्फ यही थी कि वो मुझे और मेरे पति को अकेले में टाइम स्पेंड करने नहीं दे रही थी। मैं जानती थी कि वो बच्ची नहीं है। वो सब कुछ जानते हुए भी हम दोनों पति पत्नी के बीच न जाने क्यों आ जाती है। लगभग 2 महीने इसी तरह से गुजर गए थे। अब तो मैं अपने पति से भी शालू की शिकायत करने लगी थी। मैंने उनसे एक दिन तो ये कह दिया था कि शालू की मुझे ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह रोज़ रात के समय हम दोनों के बीच आकर बैठ जाती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे पति नहीं बल्कि वो मेरा पति है। क्या यही सब करने के लिए शालू मुझे इस घर में लेकर आई है? आप शालू से कुछ कहते क्यों नहीं हो? आप उसको डांट लगाइए कि वो हम दोनों की पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। इस बात पर तो उल्टा मेरा पति मुझ पर ही गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि तुम किसको डांटने की बात कर रही हो? अपनी उस सहेली को जो इस घर में तुम्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती। मेरी बहन तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम चाहती हो कि मैं उस पर गुस्सा करूं। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है कि वो तुम्हारे साथ सो जाती है और मुझे कमरे से निकाल देती है। मुझे तो अपनी बहन की इस बात में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती। आखिर वो कुछ दिन की मेहमान है। हम लोग उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। जैसे ही उसका रिश्ता लग जाएगा वो शादी होकर अपनी ससुराल चली जाएगी और फिर सारी ज़िंदगी हम दोनों को एक कमरे में ही तो रहना है। इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? अपने पति की बात पर मैं हैरान हो रही थी कि उनको कोई परेशानी वाली बात नज़र आ ही नहीं रही थी, जबकि अब मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी। मुझे शालू दिन ब दिन बुरी लगने लगी थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर पर मेरी ससुराल के ही कुछ रिश्तेदार आए थे और उन्होंने मेरी सास से कहा था कि अभी तक बहू को कोई गुड न्यूज़ नहीं है। जिस बात पर मेरी सास कहने लगी कि अभी उनकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं।
उन्होंने उनकी बात को पलटते हुए कहा कि तुम जानती हो कि सुमित की शादी से 2 दिन बाद हमारे मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के की शादी हुई थी। उसकी पत्नी तो शादी के 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई। चलो कोई बात नहीं, हाँ मगर 2-3 महीने और रुक जाओ। अगर बहू प्रेग्नेंट ना हो तो फ़ौरन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लेना, क्योंकि आजकल की लड़कियां देर से ही प्रेग्नेंट हो रही हैं और अगर समय पर इलाज ना करवाया जाए तो लड़कियों के अंदर बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी माँ नहीं बन पाती। अब मैं किसी को क्या बताती कि अभी तक मेरे पति और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। अभी तक हम दोनों ने खुलकर एक दूसरे से कोई बात भी नहीं की थी, क्योंकि हम दोनों की बातचीत के दौरान ही मेरी ननद शालू आकर बैठ जाती थी। शालू मेरे सामने बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती थी, मगर मैं समझ गई थी कि वो अच्छी नहीं है। शायद यही सब कुछ रियलाइज़ करने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई के साथ करवाई थी कि मैं उसके भाई से दूर रहूं, और वो अपने भाई के पीछे मेरी सेवा इसलिए करती है ताकि वो मेरी नज़रों में अच्छी बनकर रह सके। मगर अब मैं उसकी चालाकी और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन शालू जब हम दोनों पति पत्नी के बीच आकर बैठ गई तो मैंने शालू का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से निकाल दिया था और कहा कि अगर आज के बाद तुम मेरे कमरे में आई तो अच्छा नहीं होगा। मेरा पति भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था, जबकि शालू भी मुझे टूटी फूटी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि आज पहली बार उसने मेरा बदला हुआ मूड देखा था। उसे तो हमेशा यही लगता था कि वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें मुझ पर आजमाती रहेगी और मैं खामोशी से उसकी ये सारी हरकतें बर्दाश्त करती रहूँगी। मैंने शालू से कहा था कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्यों तुम मेरे और मेरे पति के बीच में आ जाती हो? तुम्हें पता है ना कि पति पत्नी के बीच होना कितना बड़ा पाप है, और तुम हम दोनों पति पत्नी के बीच आ रही हो। लोग हर बार पूछते हैं कि अभी तक बहू को कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं है। मैं किसी को क्या बताऊं? इस घर में तुमसे मेरा पति इतना प्यार करता है कि तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों पर भी वो कुछ नहीं कहता। मेरा पति मेरे करीब आया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इस तरह की बात करने की। मैंने सुमित से कहा कि मैं इससे इसी तरह से बात करूंगी, आखिर मैं इसकी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ। आपको तो कुछ नज़र ही नहीं आता, ये मेरी दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे साथ कुछ भी करती चली जाए। अभी तक आपके और मेरे बीच खुलकर कोई बात नहीं हुई। जहाँ हम दोनों अकेले में एक साथ होते हैं ये हम दोनों के बीच आ जाती हैं। आखिर इसको क्या हक है कि ये हम दोनों पति पत्नी के बीच आ जाए? मैं चिल्लाते हुए शालू की तरफ देखकर ये सब कुछ कह रही थी, जबकि शालू झुकी हुई नज़रों से अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने चिल्लाते हुए कहा कि खामोश हो जाओ। ये कहते हुए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था कि अचानक शालू ने अपने भैया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि भैया आप ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने पति से कहा कि तुम अपनी बहन के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हो। सुमित कहने लगा कि शालू मेरी लाडली बहन है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि वो हम दोनों के बीच नहीं आती, बल्कि वो हम दोनों से बहुत प्यार करती है। मैं अपनी बहन के खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। मैंने सुमित से कहा अच्छा तो ठीक है, ये हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। आज मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं गुस्से से ये कहते हुए अपने कमरे के अंदर आ गई और मैंने जल्दी से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरा पति तो कमरे में नहीं आया था, जबकि शालू मेरे पीछे पीछे भागती हुई आई थी और कहने लगी कि रश्मि तुम ये कैसी पागलपन वाली हरकतें कर रही हो। मैंने कहा तुम सब कुछ जानती हो, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे सामने अच्छी बनती हो और मुझे मेरे पति से मिलने भी नहीं देती। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। शालू कहने लगी कि प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। फिर उसने मुझे एक तरफ को झटक दिया और वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि अच्छा एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे वैसा करना। मैंने उसकी तरफ आंसू भरी नज़रों से देखा। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा दरअसल मैं तुम्हारा कभी गलत नहीं सोचती, हमेशा मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा है और हमेशा मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाने की ख्वाहिश करती थी। तुम नहीं जानती कि मेरी मम्मी तुम्हें इस घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने भैया के लिए एक लड़की पहले ही पसंद की हुई थी। वो अपनी सहेली की बेटी को भैया की पत्नी बनाना चाहती थी, जबकि मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि तुम मेरे भाई की पत्नी बनकर इस घर में आ जाओ। मैंने भैया के दिमाग में भी
यही डाला था कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मम्मी जिस लड़की से भैया की शादी करवाना चाहती हैं वो बहुत चालाक हैं, क्योंकि मम्मी की सहेली और उनकी बेटी शुरू से ही यही चाहती हैं कि वो हमारे घर में आने के बाद मेरे भैया की दौलत पर राज करे, जबकि तुम शुरू से ही भोली भाली और मासूम हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं भैया के सामने तुम्हारी ढेर सारी तारीफ़ करती थी तो भैया के दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बनने लगी और वो मन ही मन तुम्हें पसंद करने लगे। मम्मी ने भैया की शादी अपनी सहेली की बेटी के साथ जल्दी करने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन हम दोनों बहन भाई की मर्जी तो तुम थी। मैंने भैया से कह दिया था कि आपको अगर रश्मि से मोहब्बत है तो आपको मम्मी से कहना होगा कि आप रश्मि से प्यार करते हो, जबकि उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते जिसके साथ मम्मी उनकी शादी करवाना चाहती हैं। मेरे कहने के मुताबिक भैया ने ऐसा ही किया और वो मम्मी की जिद पर अड़ गए कि वो उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेंगे। भैया की जिद पर मेरी फैमिली भैया की शादी तुम्हारे साथ करवाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी मम्मी से भी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी मम्मी के पास गई और आंटी से कहा कि आंटी, मेरे मम्मी पापा आपके घर सुमित भैया का रिश्ता लेकर आएंगे। आप प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार मत करना, क्योंकि मेरे भाई रश्मि को पसंद करते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि रश्मि मेरी भाभी बनकर मेरे घर आ जाए। मगर तुम्हारी मम्मी ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आई थी कि आखिर मेरे भाई के अंदर क्या कमी है। क्यों आंटी तुम्हारे और भैया के रिश्ते को मना कर रही हैं? क्या उनकी मर्जी तुम्हारी शादी कहीं और करने की थी? मैंने उनसे बहुत जिद करके ये बात पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी तुम्हारी शादी करना ही नहीं चाहती। मैंने आंटी से कहा, अगर मेरे भैया की शादी रश्मि के साथ नहीं हुई तो मेरी मम्मी ज़बरदस्ती उनकी शादी अपने दोस्त की बेटी के साथ करवा देंगी, जबकि मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैंने तुम्हारी मम्मी के आगे हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ आंटी, ऐसी भी क्या वजह है जो आप इस रिश्ते से साफ इनकार कर रही हो? हमारे घर पर रश्मि बहुत खुश रहेगी। मेरी बहुत ज़्यादा जिद करने पर आंटी ने मुझे एक ऐसी वजह बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब रहती है और तुम्हारा इलाज चल रहा है। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं, मगर साथ ही साथ आंटी को डॉक्टर ने ये भी बताया था कि तुम बहुत कमज़ोर हो। दरअसल बचपन से ही तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसने तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा कर दी है, इसलिए तुम ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाती हो और ना ही ज़्यादा सर्दी। यही वजह है कि आंटी ने तुम्हें इतने प्यार से पाला और तुम पर कभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डालने दिया और हर तरह से तुम्हें खुश रखने की कोशिश की। इसी वजह से तुम्हें आज तक अपनी बीमारी का ज़्यादा एहसास नहीं हो सका, मगर अब तुम जवान हो चुकी हो। डॉक्टर ने आंटी को तुम्हारा पूरे 2.5 साल का इलाज बताया था। आंटी चाहती थी कि तुम्हारी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, इसलिए डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आपकी बेटी की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के रहते हुए अगर आपकी बेटी की शादी हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में जन्म नहीं ले सकेगा, जबकि आपकी बेटी की हेल्थ कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए उसका इलाज तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इलाज के दौरान अगर आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। अगर आपको अपनी बेटी की इस बीमारी को जड़ से दूर करना है तो इस बीच आपको अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। बस इसी वजह से आंटी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती थी। 2 साल का तो तुम्हारा इलाज कंप्लीट हो गया था, मगर 6 महीने अभी रह गए थे। आंटी ने कहा था कि अभी 6 महीने तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं इससे थोड़ा और ज़्यादा समय लगाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी की उम्र भी ज़्यादा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी शादी करने के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाए, जिसकी वजह से उसकी आने वाली ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत ना आए। इलाज तो जैसे तैसे आंटी तुम्हारा करवा ही रही हैं, बस वो इसी बात से डर रही थी कि अगर उन्होंने मेरी बात मान ली और तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ करवा दी तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और फिर ना तो तुम्हारा बच्चा सेहतमंद होगा और तुम भी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगी। लेकिन मुझे तो अपने भैया की शादी जल्द से जल्द करवानी थी, क्योंकि मैंने मम्मी को बड़ी मुश्किल से तुम्हारे और भैया के रिश्ते के लिए राज़ी किया था। अब अगर मम्मी से आंटी तुम दोनों के रिश्ते के लिए इनकार कर देती तो मेरी मम्मी को बहाना मिल जाता अपनी सहेली के दोस्त को भैया की पत्नी बनाने का, और वो लड़की हमारे घर आने के बाद हम लोगों के लिए बहुत बुरी साबित होती। तुमसे बेहतर तो मुझे अपने भाई के लिए कोई भी नहीं लगा था, इसलिए मैंने आंटी को भरोसा दिलाया कि मैं शादी के बाद तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी
और तुम्हें ये बात भी पता नहीं चलने दूंगी। बस यही वजह है कि मैं भैया और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं बनने देना चाहती थी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मैंने आंटी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत ख्याल रखूंगी, और मैं अपना यही वादा पूरा कर रही थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही तुम्हें अपनी बहन की तरह समझा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रश्मि। मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी। ये बात तुम्हारी मम्मी और मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता। और अब तुम्हारा इलाज सिर्फ 4 महीने का रह गया। तुम नहीं जानती कि आंटी ने तुम्हारी दवाइयाँ मुझे दे दी थी, और जब तुम्हारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं तो मैं खुद मार्केट से जाकर तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आती हूँ और टाइम से तुम्हें दवाई देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में आने के बाद तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम दोनों के बीच सिर्फ इसी वजह से आती थी, वरना तुम नहीं जानती कि मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई भी नहीं है। तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, जिसकी भाभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी है। अगर मेरी बात सुनने के बाद भी तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत किया। मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, मुझे माफ़ कर दो। शालू की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा कि शालू, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। तुमने शुरू से ही मेरा बहुत ख्याल रखा, ये तो मैं जानती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रख सकती हो, कि मुझे ठीक करने के लिए तुमने कितने जतन किए और मेरी नज़रों में गलत तक बन गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं रोते हुए शालू से माफ़ी मांग रही थी। तभी अचानक पीछे से मेरा पति भी कमरे के अंदर आ गया, और वो भी मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि वो भी हम दोनों की बातें सुन चुका था। मैंने हाथ जोड़कर अपने पति से भी माफ़ी मांगी तो मेरा पति कहने लगा कि कोई बात नहीं, हम सब लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। उन्होंने शालू से कहा कि अब तुम्हें अपनी भाभी का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी भाभी का ख्याल रखूँगा, और तुम देखना कि रश्मि जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहा था। इस बात के बारे में मेरे सास ससुर को कुछ पता नहीं था। मेरे पति और शालू ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, और इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जब मेरी रिपोर्ट्स हुई तो मेरी रिपोर्ट में काफ़ी हद तक सुधार आ गया था, और इस तरह मैं अपने पति के साथ अकेले में भी समय गुजार पाई थी। मगर डॉक्टर ने अभी भी मुझे अपने पति से दूर रहने के लिए कहा था। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति और इतना ख्याल रखने वाली ननद मिली थी। 1 साल और इसी तरह से गुजर गया। लोगों की बातों को मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे साथ इतना प्यार करने वाला पति जो था, और भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर हम दोनों पति पत्नी ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। इस बीच शालू की भी शादी हो गई थी। कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। शालू बहुत अच्छी थी, इसलिए उसको एक ऐसी ससुराल मिली थी जहाँ पर उसे बहुत लाड प्यार से रखा गया था। शालू जैसी दोस्त नसीब वालों को मिलती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी ऐसी दोस्त मिली है जिसने आपका इतना ख्याल रखा हो? तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है, या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।